गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो। और आज है 10 अप्रैल और बात करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज का ये वीडियो है, ये इसमें जो भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं वो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एकदम रामबाण साबित होगा आज का ये वीडियो। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला सवाल है आपके सामने, 9 अप्रैल को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सीआरपीएफ शौर्य दिवस या बाल पुस्तक दिवस, सिविल सेवा दिवस या ओडिशा दिवस। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर है सीआरपीएफ शौर्य दिवस। तो देखिएगा, बात करें अगर हम सीआरपीएफ शौर्य दिवस की तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है, का शौर्य दिवस वैलर डे पुलिस बल के बहादुर पुरुषों को श्रद्धांजलि के रूप में प्रतिवर्ष 9 अप्रैल को मनाया जाता है और 2021 में 56वां सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन 1965 में सीआरपीएफ की एक छोटी टुकड़ी ने गुजरात के कच्छ के रण में स्थित सरदार पोस्ट में बड़े पैमाने पर आक्रमणकारी पाकिस्तानी सेना को हराकर इतिहास रच दिया था। सीआरपीएफ के जवानों ने 34 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और 4 को जिंदा पकड़ लिया। इस युद्ध में सीआरपीएफ ने 6 कर्मियों को खो दिया जिन्होंने शहादत प्राप्त की थी। तो इसीलिए हम हर साल 9 अप्रैल को यहाँ पर 56वां सीआरपीएफ शौर्य दिवस हम मना रहे हैं, जिसमें 9 अप्रैल को यहाँ पर इसीलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ध्यान रखना, गुजरात के कच्छ के रण में स्थित सरदार पोस्ट में बड़े पैमाने पर ये जो आक्रमणकारी थे पाकिस्तानी सेना को हराकर इतिहास रचा था। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। बात करते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का गठन कब हुआ था? तो 27 जुलाई 1939 को हुआ था। और बात करें हम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का आदर्श वाक्य क्या है? तो सेवा और वफादारी। और सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो उनका नाम है कुलदीप सिंह। तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, आरबीआई ने भुगतान प्रणाली ऑपरेटर के लिए कौन सी सुविधाओं को खोलने का फैसला लिया है? तो पहला ऑप्शन है आरटीजीएस, दूसरा ऑप्शन है एनईएफटी जिसको नेफ्ट के नाम से भी जाना जाता है, और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा है फंड ट्रांसफर। तो इनमें से सही उत्तर आपको बताना है 30 सेकंड के अंदर। तो बात करें यहाँ पर आरबीआई की, तो आप जानते हैं आरबीआई इस्टेब्लिश हुई थी 1935 में। और साथ के साथ हम बात करते हैं कि इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। और अभी इसके जो गवर्नर हैं उनका नाम है मिस्टर शक्तिकांत दास जी। और आगे अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आंसर है इसका ए एंड बी दोनों, मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आरटीजीएस और एनईएफटी होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो बात करें आरटीजीएस की, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका फुल फॉर्म है। और एनईएफटी की बात करें तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इसका फुल फॉर्म है। तो बात करें अगर हम आगे कि भाई इनका यूज क्यों किया जाता है, क्यों इनको आरबीआई ने बनाया है, तो ट्रांसफ़र से, टी फॉर ट्रांसफ़र से आप समझ ही गए होंगे कि कहीं ना कहीं भुगतान का जो ट्रांसफ़र किया जाता है उसके लिए यहाँ पर इनके यूज किए जाते हैं। ऑनलाइन भुगतान क्षेत्रों में एक प्रमुख कदम में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली, जिसको सीपीएस के नाम से भी जाना जाता है, जैसे आरटीजीएस और एनईएफटी की प्रत्यक्ष सदस्यता की अनुमति देने का निर्णय लिया है। बैंकों के अलावा अन्य संस्थाओं के लिए केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली सीपीएस, आरटीजीएस और एनईएफटी में सदस्यता कुछ अपवादों के साथ, जैसे निगमों को साफ करने और विकास वित्तीय संस्थानों को चुनने जैसी विशिष्ट संस्थाएं अब तक बैंकों तक सीमित हैं। तो इस प्रकार अगर हम बात करें यहाँ पर आरटीजीएस और एनईएफटी की, तो ये कहीं ना कहीं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो रियल टाइम वास्तविक समय में ग्रॉस सेटलमेंट को किया जाता है। इधर एनईएफटी की बात करें तो ये भी एक फंड ट्रांसफ़र के लिए एक प्रोसेस है, पर इस प्रोसेस को चलाया कैसे जाता है उसको थोड़ा देखते हैं। बात करें अगर हम आरटीजीएस की, मनी ट्रांसफ़र करते हैं इससे हम, तो आरएस 2 लाख, मतलब 2 लाख रुपए तक की इसमें लिमिट होती है। और ग्रॉस सेटलमेंट इसमें होता है और इमीडिएट सेटलमेंट होता है, मतलब तभी के तभी, रियल टाइम, मतलब जिस टाइम में आप इसको कर रहे हैं ट्रांसफ़र, उसी टाइम में आपका जो पैसा है वो दूसरी जगह पहुंच जाएगा। कॉस्टली ट्रांजैक्शन फीस, इसकी थोड़ी कॉस्टली, थोड़ा फीस जो है वो ज़्यादा लगती है, लेकिन उसी टाइम में 2 लाख तक का जो रुपए हैं आपके वो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एनईएफटी की, तो भाई इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, नो मिनिमम लिमिट, और नेट सेटलमेंट होता है
टेक 2 आवर्स, लगभग 2 घंटे इसमें लगते हैं। और स्मॉलर ट्रांजैक्शन फ़ी इसकी होती है, कम फी में आप इसके द्वारा ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के बन सकते हैं आपके एग्जाम में। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करिए और वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और फिर उसके बाद वहाँ पर आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी और इससे पहले के वीडियोस जो हैं उन वीडियोस की पीडीएफ भी आपको वहीं पर प्राप्त हो जाएंगी। तो इसीलिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किन 2 देशों के मध्य शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए समझौता हुआ है? तो भारत अमेरिका, भारत जापान, भारत पाकिस्तान या भारत चीन? तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर की। आंसर है भारत जापान। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और जापान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। MOU के नाम से भी हम इस एग्रीमेंट को बोल सकते हैं, को राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला NARL के बीच हस्ताक्षरित किया गया था, जो अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार और रिजर्व इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल ह्यूमनस्फीयर के तहत संचालित होता है, जिसे रिस कहा जाता है। और इसका संचालन जापान के क्योटो विश्वविद्यालय के तहत किया जाता है। तो भारत जापान इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो बात करें हम जापान की, तो ये सिटी आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रही है ये है जापान सिटी। और जापान सिटी की बात करें तो इसकी जो राजधानी है उसका नाम टोक्यो है और जापान की जो मुद्रा है वो है जापानी येन और जापान के प्रधानमंत्री हैं ओसो हाइडे सोगा। याद रखना, सोगा से आप याद रख सकते हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, याद रखना। आगे बढ़ें। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस पुस्तक के नवीनतम संस्करण का विमोचन किया? ये देखिए मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे मोदी जी, जो कि हमारे माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। और एग्जाम वॉरियर्स है उस बुक का नाम, या अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, या फिर इन विजनिंग एन एम्पावर्ड नेशन, या माय जर्नी। तो उस बुक का नाम है क्या? तो आप इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि भाई एग्जाम वॉरियर्स। और जो पुस्तक लिखी है ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम को लेकर डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कई बच्चे ऐसा देखा है कि बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं, उनके लिए ये बुक लिखी हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एग्ज़ाम वॉरियर्स नामक पुस्तक का नवीनतम संस्करण लॉन्च किया गया। पुस्तक छात्रों और अभिभावकों परीक्षा दबाव और तनाव से निपटने के लिए विभिन्न सुझाव देती है। यह पुस्तक मानसिक स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी की भूमिका और समय प्रबंधन जैसे विषयों पर जागरूकता बढ़ाती है। इस पुस्तक में नए मंत्र और कई रोचक गतिविधियां हैं और यह पुस्तक परीक्षा से पहले तनाव मुक्त करने की आवश्यकता की पुष्टि करती है। तो इस प्रकार ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी उन छात्र और छात्राओं के लिए जो खासकर एग्जाम देते समय डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनावपूर्ण व्यवहार करने लगते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, उनके लिए तो ये किताब जो है बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाली होगी। आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम वॉरियर्स पहली बार 2018 में प्रकाशित हुई थी और ये साइड में आपको यहाँ पर दिख रही है नरेंद्र मोदी जी के, स्वयं नरेंद्र मोदी जी के नाम से ये किताब चलती है एग्जाम वॉरियर्स के नाम से। साइड में आपको इमेज दिख रही होगी, नरेंद्र मोदी जी एकदम झंडा लिए खड़े हुए हैं और छोटे छोटे बच्चे आपको दिख रहे हैं। तो यह PM मोदी द्वारा युवा छात्रों को परीक्षा के तनाव से निपटने में मदद करने के लिए लिखा गया था। इस पुस्तक का प्रकाशन 15 भाषाओं में किया गया था। इसके ब्रेल संस्करण को 2020 में विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को जो लॉन्च किया गया था उस दिन ये लॉन्च की थी। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। आगे बढ़े तो ये देखिएगा नरेंद्र मोदी जी दिख रहे होंगे। अब अगर हम आगे देखें तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो अभिषेक सिंह, आशुतोष भारद्वाज, या अखिल सिन्हा, या दीपक भारद्वाज? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है आशुतोष भारद्वाज। ये आपको दिख रहे हैं आशुतोष भारद्वाज। प्रसिद्ध देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार को विपुल हिंदी गद्य पत्रकार और आलोचक आशुतोष भारद्वाज को दिया गया है। यह सम्मान उन्हें उनके कार्य पितृवध के लिए दिया गया है। उनका चयन अशोक वाजपेयी, नंदकिशोर आचार्य और राजेंद्र कुमार की चयन समिति ने किया था। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। तो आतंकवाद विरोध के लिए यूनाइटेड नेशन न्यास निधि में भारत को कितने USD यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर का योगदान दिया है? तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 लाख का, या 4 लाख का, या 5 लाख का, या 6 लाख का? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 5 लाख। भारत ने आतंकवाद विरोधी के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में अतिरिक्त $5 लाख का योगदान दिया।
जिससे आतंक करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय में देश का योगदान $1 मिलियन से अधिक हो गया। इस राशि के साथ भारत का अब तक का कुल योगदान $1.05 मिलियन है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अब बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन के बारे में तो आप तो जानते ही होंगे कि यहाँ पर टोटल 193 इसके मेंबर हैं और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में और इसके जो अभी महासचिव हैं वो है एंटोनियो गुतरेस, याद रखना। अब आगे बढ़ें तो WWE हॉल ऑफ फेम 2021 में औपचारिक रूप से किसे शामिल किया गया है, तो गामा पहलवान, द ग्रेट खली, गुलाम मोहम्मद बख्श या फिर सुशील कुमार। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है द ग्रेट खली। ये आपको दिख रहे होंगे ग्रेट खली, द ग्रेट खली। द ग्रेट खली को 2021 के WWE हॉल ऑफ फेम क्लास में शामिल किया गया है। द ग्रेट खली ने WWE के कई दिग्गज सुपरस्टार्स को टक्कर दी, जिनमें जॉन सीना, बटिस्टा, जॉन माइकल्स और 2021 में शामिल साथी कैन शामिल थे। तो याद रखना, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अब बात करें 8 अप्रैल 2021 को भारतीय सेना प्रमुख निम्नलिखित में से किस देश के 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं, रूस, बांग्लादेश, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। अब आज का जो आपका जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है, और बांग्लादेश की कैपिटल तो मैं आपको बता देता हूँ, वो है क्या, ढाका। और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम भी आप सबको बताना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको 2 क्वेश्चन पूछे हैं और ये प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता भी चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं तो 8 अप्रैल को निम्न में से किसकी पुण्यतिथि मनाई गई। भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखकर तो एकदम मुझे हमारे जो वीर शहीद थे उनकी याद आ चुकी है, क्योंकि इनमें काफ़ी लोग वही हैं, मंगल पांडे, खुदीराम बोस, तिलक मांझी और बाल गंगाधर तिलक। तो बात करें यहाँ पर करेक्ट आंसर की, तो उनका नाम है मंगल पांडे। ये आपको दिख रहे हैं मंगल पांडे। भाई आपको पता होगा कि जो सन 1857 की क्रांति हुई थी, उस क्रांति का सबसे पहला बिगुल जो बजाया था वो थे हमारे मंगल पांडे। पहली गोली इनकी ही बंदूक से चली थी, याद रखना। द डॉग टिकट भी यहाँ पर हमने जारी की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1984 में, ऑनर ऑफ मंगल पांडे। इन 2005 अ फिल्म कॉल्ड मंगल पांडे द राइजिंग वॉज ऑल्सो मेड ऑन हिज लाइफ। मतलब 2005 में की जो फिल्म आई थी मंगल पांडे, जिसमें आमिर खान ने रोल किया था मंगल पांडे का, वो कहीं ना कहीं इससे ही इनसे ही रिलेटेड थी। आगे बात करें मंगल पांडे की कुछ जीवनी देखते हैं कि इन्होंने कैसे कैसे क्या काम किया। तो 19 जुलाई 1827 में मंगल पांडे जी का जन्म हुआ। 1849 ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हो गए। 1856 में सेना में ग्रीस कारतूस का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पर कारतूस में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल से रोष फैला, जिससे 1857 में इन्होंने विरोध शुरू किया। 29 मार्च 1857 मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को बैरकपुर परेड ग्राउंड में फांसी पर लटका दिया गया। आगे बढ़ें, अगला सवाल। 8 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निम्नलिखित में किसकी जयंती के अवसर पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है, तो गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव या गुरु अमरदास। तो यहाँ पर सही आंसर है इसका गुरु तेग बहादुर सिंह, ये आपको दिख रहे होंगे, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में वाटर टैक्सी और रोपैक्स फेरी सेवा फिर से शुरू की गई है, तो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोची। तो करेक्ट आंसर है इसका क्या, मुंबई, ये होगा। अगर हम बात करें मुंबई की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, याद रखना। ये आपको मैप दिख रहा है यहाँ पर नवी मुंबई का। आगे बात करें तो हाल ही में इजराइल में अगली सरकार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसे अनुमति मिली है, तो बेंजामिन नेतान्याहू, बेनी गैंट्स या सारा नेतान्याहू और रियोवेन रिविलिन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है बेंजामिन नेतान्याहू, याद रखना। अब बात करें इजराइल की, तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं रियूवेन रिविलिन। कैपिटल है यहाँ की जेरूसलेम, याद रखना। और इजरायली शकेल यहाँ पर इसकी करेंसी है, और ये साइड में आपको मैप में दिख रहा होगा इजराइल। स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना। तो आज का जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करना। और माय डियर एस्पिरेंट, मेरा एक मैसेज है आप सभी के लिए। अभी जो कोविड-19 पैंडमिक का जो दौर चल रहा है, इस दौरान लॉकडाउन काफ़ी जगह लगे हुए हैं, लेकिन आपको अपनी जो पढ़ाई है वो बिल्कुल भी रोकना नहीं है। उसके पीछे रीज़न है, आपको पता होगा 9 अप्रैल को
यहाँ पर आरबीआई जो असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम था, ऑफिस असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम था वो हुआ है। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स तो हो ही रहे हैं, और अगर आपने अपनी पढ़ाई को रोक दी तो जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे होंगे उनके सिलेक्शन हो जाएंगे, और जो नहीं करेंगे उनके सिलेक्शन नहीं होंगे। और बेरोज़गारी का आलम कुछ इस तरीके से है कि इस समय कंडीशन बहुत ख़राब चल रही है। तो ऐसी कंडीशन में मुझे लगता है कि आपको पढ़ाई करते रहना है। अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन किए हुए हैं तो ठीक है, आप वहाँ पर तैयारी करिए, और बाकी ऑनलाइन में तो हम आपको तैयारी करवा ही रहे हैं। यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स के वीडियो आपको मिलते हैं। अगर आपको ठीक लगता है तो बच्चों को भी शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।